हेलो गाइस, क्लास 12th इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का ये फर्स्ट वीडियो है और आज का वीडियो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन वीडियो रहेगा, जिसमें हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन एंड इम्पोर्टेंस और टाइप ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए अपनी एनसीईआरटी बुक ओपन करते हैं और चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वर्ड से डेराइव की जा सकती है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में दो वर्ड हैं, फर्स्ट है इलेक्ट्रो और सेकंड है केमिस्ट्री। इलेक्ट्रो वर्ड रिलेटेड है इलेक्ट्रिसिटी या फिर इलेक्ट्रिक एनर्जी से। केमिस्ट्री वर्ड रिलेटेड है स्टडी ऑफ केमिकल्स या फिर स्टडी ऑफ केमिकल एनर्जी से। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री केमिस्ट्री की एक ब्रांच है जिसमें केमिकल एनर्जी का कन्वर्जन इलेक्ट्रिक एनर्जी में और इलेक्ट्रिक एनर्जी का कन्वर्जन केमिकल एनर्जी में, इस इंटर कन्वर्जन को स्टडी किया जाता है। ये तो शॉर्ट में डेफिनेशन की बात हो गई। अगर हम प्रॉपर डेफिनेशन की बात करें तो वो भी रीड कर लेते हैं। Electrochemistry is the study of production of electricity from energy released during spontaneous chemical reactions and use of electric energy to bring about non-spontaneous chemical transformation। अब यहाँ पे दो वर्ड आए हैं, इन दो वर्ड्स को आप अच्छे से समझ लीजिए। एक वर्ड है स्पॉन्टेनियस और एक वर्ड है नॉन स्पॉन्टेनियस। अगर इनके वर्ड मीनिंग की बात करें, स्पॉन्टेनियस का मतलब है ऐसे प्रोसेसेस जो अपने आप होते हैं। मतलब क्या है, जैसे एक एग्जाम्पल से समझिए कि अगर आपने कोई एक पर्टिकुलर हाइट है, हाइट से आपने अगर वाटरफॉल करवाया, एक पर्टिकुलर हाइट से ग्राउंड पे वाटरफॉल करवाया, तो वाटरफॉल जो होगा वो कैसा होगा, अपने आप होगा या फिर कुछ आपको फोर्स लगाना पड़ेगा? अपने आप होगा। तो ऐसे प्रोसेस जो अपने आप होते हैं उनको हम बोलते हैं स्पॉन्टेनियस। तो वाटरफॉल फ्रॉम ए हाइट इज ए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। लेकिन अगर आप ग्राउंड पे हैं और ग्राउंड से आप चाहते हैं कि फर्स्ट फ्लोर पे वाटर को पहुंचाया जाए, तो इसके लिए ये प्रोसेस अपने आप होगा क्या? नहीं होगा। इसके लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा? कोई मोटर की हेल्प लेनी पड़ेगी। मोटर का मतलब क्या है? एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ रहा है और उस फोर्स की वजह से क्या होगा, ये वाटर जो है वो ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पे पहुंच जाएगा। तो ऐसे प्रोसेस जो अपने आप नहीं होते हैं, उनके जिनके लिए एक्सटर्नल फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, उनको हम क्या बोलते हैं? नॉन स्पॉन्टेनियस चेंज बोलते हैं या नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस बोलते हैं। तो देखना यहाँ पे समझना कि हम बात कर रहे हैं कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या हो रहा है कि स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शंस जो होती हैं, जो अपने आप केमिकल रिएक्शंस होती हैं, उनमें एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट होता है और उस एनर्जी के रिलीज जो है उसको किस में कन्वर्ट कर देना है? हमें इलेक्ट्रिसिटी में। मतलब क्या हुआ कि केमिकल एनर्जी का कन्वर्जन इलेक्ट्रिक एनर्जी या इलेक्ट्रिसिटी में। और दूसरा है कि कुछ ऐसे केमिकल ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं जो नॉन स्पॉन्टेनियस होते हैं, मतलब जो अपने आप से नहीं होता। तो हम क्या करेंगे कि इलेक्ट्रिक एनर्जी या फिर इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से ऐसे नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जो है उनको करवाएंगे। मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रिक एनर्जी का कन्वर्जन हम किस में कर रहे हैं? केमिकल एनर्जी में। तो समझ में आया? इस पूरी डेफिनेशन का मतलब भी वही है जो मैंने आपको यहाँ पे शॉर्ट में समझाया कि केमिकल एनर्जी का कन्वर्जन इलेक्ट्रिक एनर्जी में और इलेक्ट्रिक एनर्जी का कन्वर्जन केमिकल एनर्जी में। इस इंटर कन्वर्जन की स्टडी ही क्या है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है। ये तो बात हुई डेफिनेशन की। अब हम आते हैं इसके किसकी? इंपॉर्टेंस की। तो देखो भाई, तीन इंपॉर्टेंस मेन है यहाँ पे। फर्स्ट इंपॉर्टेंस क्या है? द सब्जेक्ट ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ बोथ द फॉर द थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल कंसिडरेशन। ए लार्ज नंबर, फर्स्ट जो इंपॉर्टेंस है देखो यहाँ पे, ए लार्ज नंबर ऑफ मेटल्स, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन, फ्लोरीन एंड मैनी अदर केमिकल्स आर प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड। तो इतने सारे केमिकल्स हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया या फिर क्लोरीन है, तो ये क्लोर एल्कली प्रोसेस होता है। इसके थ्रू हम क्या करते हैं, जो NaCl का ब्राइन सॉल्यूशन होता है, मतलब NaCl का सैचुरेटेड सॉल्यूशन जो होता है, उसमें से क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं और वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से क्या होते हैं? ये सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन गैस प्रोड्यूस होते हैं। तो एक तरह से हमने क्या किया? इलेक्ट्रिक एनर्जी की हेल्प से यानी कि नॉन स्पॉन्टेनियस जो प्रोसेस हैं उनको हमने इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की, यानी कि इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोवाइड की, और उससे वो प्रोसेस हो गए और कुछ केमिकल्स बन गए। और एक बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल लेता हूँ मैं। जैसे अगर आपने ये तो पढ़ा ही होगा, जैसे वाटर है और वाटर में से आपने इलेक्ट्रिक एनर्जी पास की, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी पास की, जिसको इलेक्ट्रोलाइसिस भी बोलते हैं, है ना? इलेक्ट्रोलाइसिस किया, तो इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए इलेक्ट्रिक करंट आपको पास करना होगा। तो यहाँ से क्या बनेगा? H2+O2 बन जाएगा, मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस भी हम ऑब्टेन कर सकते हैं फ्रॉम वाटर। तो वाटर में अगर हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं
वाटर में कुछ इलेक्ट्रोलाइट भी डालने होंगे, है ना। प्योर वाटर में से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती, कई बच्चे बोल सकते हैं कि सब प्योर वाटर में से तो इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती, तो इलेक्ट्रोलाइसिस करने के लिए कुछ इलेक्ट्रोलाइट भी उसमें ऐड करने होते हैं। चलिए, तो यहाँ पे जब वाटर में क्या कर रहे हैं, वाटर जो है वो एक केमिकल है ना, और उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास की और उससे न्यू केमिकल्स बना दिए। तो ये भी क्या है कि डिफरेंट टाइप के हम इस इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी को डिफरेंट केमिकल्स बना देते हैं, मतलब डिफरेंट केमिकल एनर्जीज में उनको ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। तो फर्स्ट यूज़ तो ये हो गया कि बाय दिस टाइप ऑफ कन्वर्जन, यानी कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप के केमिकल्स बना सकते हैं। दूसरा यूज़ बहुत ज़्यादा यूज़ है, जैसे बैटरीज है ना, इसको एक एग्जांपल से समझिए। देखो, आप मोबाइल सब यूज़ करते हैं, तो मोबाइल जो है या फिर लैपटॉप है, उसकी बैटरी को कंसीडर कीजिए। तो यहाँ पे दो चीज़ें होती हैं, मोबाइल की बैटरी है ना, तो जब आप मोबाइल या फिर लैपटॉप जो भी है उसको आप जब यूज़ कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, आपको इलेक्ट्रिक करंट की हेल्प से जो मोबाइल के या फिर लैपटॉप के सर्किट हैं उनमें क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है और वो फंक्शन करके आपको आउटपुट के फॉर्म में बहुत सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। तो जब यूज़ कर रहे हैं तो कौन सा प्रोसेस हो रहा है, जो केमिकल एनर्जी है, केमिकल एनर्जी कहाँ है, मोबाइल या फिर लैपटॉप की बैटरी में। केमिकल एनर्जी का कन्वर्जन किस में हो रहा है, इलेक्ट्रिक एनर्जी या इलेक्ट्रिसिटी में हो रहा है। ठीक है, अब जब आपने यूज़ करते करते मोबाइल की बैटरी लो हो गई, तो आपने क्या किया, मोबाइल में चार्जर लगाया, चार्जर किसके थ्रू कनेक्ट किया, इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू कनेक्ट किया, है ना। तो जब चार्जिंग आप कर रहे हैं तो चार्ज करते टाइम क्या प्रोसेस हो रहा है, चार्ज करते टाइम जो इलेक्ट्रिसिटी है या इलेक्ट्रिक एनर्जी है उसका कन्वर्जन आप किस में कर रहे हैं, केमिकल एनर्जी में कर रहे हैं। तो यहाँ पे मोबाइल की बैटरी हुई या फिर और बहुत सारी जितनी भी बैटरीज हैं, उन सभी बैटरीज में क्या है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इन्वॉल्व है। जब आप यूज़ करते हैं तो केमिकल एनर्जी का कन्वर्जन इलेक्ट्रिक एनर्जी में होता है, और जब उसको चार्ज किया जाता है तो किस में, इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है वो किस में कन्वर्ट हो रही होती है, केमिकल एनर्जी। अब केमिकल एनर्जी आप जानते ही हैं कि जो मोबाइल की या फिर लैपटॉप की जो बैटरीज होती हैं वो लिथियम आयन बैटरीज होती हैं। अब प्रोसीजर या मैकेनिज्म में मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन वहां पे क्या है, लिथियम आयन मतलब एक केमिकल इन्वॉल्व है। ठीक है, समझ में आया। तो सेकंड जो यूज है वो क्या है, बैटरीज एंड फ्यूल सेल कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड आर यूज्ड ऑन ए लार्ज स्केल इन वेरियस इंस्ट्रूमेंट एंड डिवाइसेस। तो ये हमने बहुत सारी जगह देख रखा है। हाँ, ये तो मैंने मोबाइल बैटरी जो है वो तो चार्जेबल की बात ली। ठीक है, कुछ फ्यूल सेल्स जो होते हैं वो नॉन चार्जेबल भी होते हैं, जिनसे आप क्या करते हैं, केमिकल एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ इलेक्ट्रिक एनर्जी में कर पाते हैं, लेकिन उनमें जो केमिकल होता है उनमें ये रिवर्स प्रोसेस नहीं हो पाता, तो वो वन टाइम यूज होते हैं। ठीक है, उनके बारे में भी इस चैप्टर में आगे बात करेंगे। आगे बात करें, द रिएक्शन कैरीड आउट इलेक्ट्रोकेमिकली कैन बी एनर्जी एफिशिएंट एंड लेस पॉल्यूटिंग। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंस और भी है कि जो इलेक्ट्रिक एनर्जी का यूज़ करके जितने प्रोसेस किए जाते हैं वहाँ पे पॉल्यूशन इन्वॉल्व नहीं होता। जैसे इलेक्ट्रिक कार की बात करें, जैसे इलेक्ट्रिक कार है तो इलेक्ट्रिक कार जो है वहाँ पे कोई पॉल्यूशन इन्वॉल्व नहीं है। और अभी आप तो जान रहे हैं इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर होने जा रहे हैं। ठीक है, therefore study of electrochemistry is important for creating new technologies that are eco-friendly. The transmission of थर्ड इंपॉर्टेंस की बात करते हैं। देखो, द ट्रांसमिशन ऑफ सेंसरी सिग्नल्स through cells to brain and vice versa, and communication between the cells are known to have electrochemical origin। मतलब हमारी बॉडी में जो भी सेंसेशंस होते हैं, हमारी मतलब अगर आपने अपने फिंगर को टच किया, अब टच करने का जो सेंसेशन है वो फिंगर से माइंड तक पहुंचता है ना। तो यहाँ से फिंगर से और माइंड तक जो प्रोसेस होता है उसमें कौन सा किस तरह के सिग्नल इन्वॉल्व होते हैं, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल इन्वॉल्व होते हैं। तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रिसिटी और केमिकल्स का कॉम्बिनेशन है, मतलब यहाँ पे भी एक तरह से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इन्वॉल्व है। एक और एग्जांपल देख लीजिए, जो अपना हार्ट होता है उसमें उसको सिग्नल प्रोवाइड, उसकी हार्ट बीट को रेगुलेट करने के लिए कंटिन्यू उसको सिग्नल प्रोवाइड करना पड़ता है, और उसके लिए किसका यूज कौन होता है, पेस मेकर होता है ना। पेस मेकर जो होता है वो नर्व्स का एक क्या होता है, बंडल होता है, आप ऐसे समझिए। ठीक है, तो वहां से क्या होते हैं, कंटिन्यू इलेक्ट्रिक सिग्नल जनरेट होते रहते हैं, जिससे हार्ट जो है वो कंटिन्यू बीट करता रहता है और हमारी बॉडी में पूरी में ब्लड का फ्लो या ब्लड सर्कुलेट करता रहता है। ठीक है, तो हमारी बॉडी में भी सिग्नलिंग में भी क्या है, किसका इन्वॉल्वमेंट है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का
इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज देयरफॉर ए वेरी वास्ट एंड इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट। इन दिस यूनिट, अब इसमें क्या क्या पढ़ेंगे, वी विल कवर ओनली सम ऑफ इट्स इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्री एस्पेक्ट। तो बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं है, बहुत इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अपने आप में एक वास्ट सब्जेक्ट ही है ना, ब्रांच है। तो एक तरह से कह सकते हो केमिस्ट्री जब फर्दर आप आगे पढ़ाई करते हैं तो अलग से एक पूरा सब्जेक्ट के फॉर्म में आ जाता है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक एलिमेंट्री एस्पेक्ट ही हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट है इसका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। देखो भाई, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स को एक बार मैं आपको थोड़ा ब्रीफ कर देता हूँ, ठीक है, उसके बाद बात करेंगे। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। जो अभी हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन पढ़ी ना, वहीं से आपको टाइप भी समझ में आ जाएंगे। फर्स्ट टाइप के जो सेल्स होते हैं, 2 टाइप्स के सेल्स हमें यहाँ पे स्टडी करने हैं। फर्स्ट टाइप के सेल्स जिनको हम बोलते हैं क्या, गैल्वेनिक सेल। क्या बोलते हैं, गैल्वेनिक सेल बोलते हैं, या फिर इनको गैल्वेनिक बोल सकते हैं या वोल्टाइक बोल सकते हैं, ठीक है, वोल्टाइक, या फिर इनका नेम एक और दिया जाता है डैनियल सेल, ठीक है। ये सभी सेल्स होते हैं, इनको आप किसी भी का नाम ले लीजिए, गैल्वेनिक, वोल्टाइक या फिर डैनियल, इनमें से कोई सी सेल की बात करें, इन सभी सेल्स में क्या होता है, इन सभी सेल्स में जो केमिकल एनर्जी है, केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी में। केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी में, इलेक्ट्रिक एनर्जी, ठीक है भाई। अच्छा, दूसरे टाइप के कौन से होते हैं, दूसरे टाइप के जो सेल्स होते हैं उनको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स में क्या होता है, जस्ट इसका अपोजिट, मतलब इलेक्ट्रिसिटी जो होती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी बोल देता हूं मैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी का कन्वर्जन किस में होता है, केमिकल एनर्जी में, केमिकल एनर्जी में। तो ऐसे सेल्स को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स बोलते हैं। तो इस तरह से इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स 2 टाइप्स के हुए, फर्स्ट गैल्वेनिक, वोल्टाइक या डैनियल सेल, और सेकंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के बारे में इस पैराग्राफ में जो गिवन है उसको भी एक बार रीड कर लेते हैं। इन क्लास 11th यूनिट 8 वी हैड स्टडीड द कंस्ट्रक्शन एंड फंक्शनिंग ऑफ डैनियल सेल। डैनियल सेल के बारे में हम रेडॉक्स रिएक्शन चैप्टर है जो क्लास 11th में, उसके बारे में पढ़ा है, लेकिन जो चीज़ें हमने वहाँ 11th क्लास में पढ़ी वो सारी की सारी चीज़ें हम यहाँ पे भी एक बार रिवाइज करेंगे, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए आगे बात करते हैं। दिस सेल कन्वर्ट द केमिकल एनर्जी लिबरेटेड ड्यूरिंग द रेडॉक्स रिएक्शन टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अभी मैंने बताया फर्स्ट टाइप के सेल्स होते हैं वो केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पे डैनियल सेल में जो केमिकल एनर्जी है वो कहाँ से आ रही है, वो लिबरेट हो रही है ड्यूरिंग रेडॉक्स रिएक्शन। अब ये रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती हैं, तो एक बार मैं रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में थोड़ी सी चर्चा करता हूँ। देखो रेडॉक्स रिएक्शन क्या है, रेडॉक्स 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है, रेड प्लस ऑक्स। रेड का मतलब रिडक्शन और ऑक्स का मतलब ऑक्सीडेशन। तो ऐसी केमिकल रिएक्शंस जिनमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एक साथ होता है, साइमल्टेनियस होता है, उन रिएक्शंस को क्या बोलते हैं, हम रेडॉक्स रिएक्शंस बोलते हैं। और रेडॉक्स रिएक्शन की कई सारी डेफिनेशंस हैं, क्लासिकल, इलेक्ट्रॉनिक बेसिस पे, ऑक्सीडेशन नंबर के बेसिस पे। तो एक एक करके इन सभी की डेफिनेशन समझ लेते हैं। देखो रिडक्शन की भी 2 तरह से हम क्लासिफाई कर सकते हैं, मॉडर्न डेफिनेशंस और क्लासिकल डेफिनेशन। क्लासिकल डेफिनेशन जो है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम के एडिशन और रिमूवल को लेके हैं, और जो न्यू डेफिनेशन, मॉडर्न डेफिनेशन है वो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर या ऑक्सीडेशन नंबर के बेसिस पे है। पहले हम क्लासिकल डेफिनेशन की बात करते हैं। देखो रिडक्शन का मतलब है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या फिर एडिशन ऑफ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, या फिर हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, या फिर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट को मेटल भी बोलते हैं। तो आप क्या बोल सकते हैं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट और मेटल इज नोन एज रिडक्शन। या फिर ऑक्सीजन के बेसिस पे बोलें तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम एनी कंपाउंड और मोर इलेक्ट्रो एलिमेंट। अगर किसी कंपाउंड में से ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है या फिर कोई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, या यूं कहें कि नॉन मेटल का रिमूवल हो रहा है, तो उस प्रोसेस को रिडक्शन बोलते हैं। और इनके जस्ट अपोजिट जो डेफिनेशन है वो ऑक्सीडेशन की हो जाएंगी। मतलब क्या हुआ, लॉस ऑफ हाइड्रोजन या फिर लॉस ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। अगर किसी कंपाउंड में से एक हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है तो उस कंपाउंड को हम बोलेंगे कि उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। और अगर हम बोलें कि गेन ऑफ ऑक्सीजन, अगर किसी कंपाउंड में एक ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, कंपाउंड एलिमेंट में एक ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, या फिर कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड हो रहा है, या फिर कोई नॉन मेटल ऐड हो रहा है, तो हम बोलेंगे कि उस कंपाउंड का ऑक्सीडेशन हो रहा है।
ये हुए क्लासिकल डेफिनेशन, लेकिन यहाँ पे क्लासिकल डेफिनेशन यूज नहीं आएंगी, यहाँ पे यूज आएंगी ये मॉडर्न डेफिनेशन। मॉडर्न डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये याद रखें यार, इलेक्ट्रॉन जहाँ पे भी गेन होता है उसको रिडक्शन बोलते हैं। इसको याद रखने की ट्रिक भी है ऑयल रिग। ऑयल रिग का मतलब क्या है, ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ऑक्सीडेशन इज लूज, है ना, ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन क्या होता है, लूज होता है, ठीक है। और रेग का मतलब क्या है, रिडक्शन में क्या होता है, रिडक्शन इज गेन। रिडक्शन मतलब इलेक्ट्रॉन का गेन जो होता है उसको रिडक्शन बोलते हैं। तो इस तरह से ऑयल रेग से भी आप याद रख सकते हो। बाकी इलेक्ट्रॉन का गेन करना, इलेक्ट्रॉन गेन होता है तो उसको हम बोलते हैं रिडक्शन। जैसे एग्जांपल से समझिए, जैसे क्लोरीन है और क्लोरीन में एक इलेक्ट्रॉन गेन हुआ, यानी कि क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया और Cl- बन गया, तो हम क्या बोलेंगे, क्लोरीन का क्या हुआ है भाई, रिडक्शन हुआ है, ठीक है। अगर मैं कहूं ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लिए, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाएगा, और ऑक्सीजन -2 बन गया, मतलब ऑक्सीजन से ऑक्सीजन -2 बनना, तो ऑक्सीजन का क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है, ठीक है। जस्ट सपोज इट है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन बोलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं सोडियम, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया और सोडियम प्लस बन गया, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन लूज हो गया, तो सोडियम का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। या फिर कॉपर है, अगर मैंने कॉपर से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिए, या कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, कॉपर +2 बन गया, तो यहाँ पे क्या हुआ है, कॉपर का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है, कॉपर का ऑक्सीडेशन हुआ है ना। कॉपर का ऑक्सीडेशन किस में हुआ है, कॉपर +2 में हुआ है, समझ में आ गया। तो ये हुआ किसके बेसिस पे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के बेसिस पे, ठीक। एक और है जो सबसे मॉडर्न डेफिनेशन मानी जाती है, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। ये बड़ा सिंपल है कि रिडक्शन का मतलब रिड्यूस होना, रिड्यूस कहें या डिक्रीमेंट बोले। अगर ऑक्सीडेशन नंबर रिड्यूस हो रहा है, क्या नंबर रिड्यूस हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर रिड्यूस हो रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन बोलेंगे, ठीक है, रिडक्शन बोलेंगे। रिडक्शन का मतलब ये रिड्यूस होना है ना, ऑक्सीडेशन नंबर रिड्यूस हो रहा है। अगर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन बोलेंगे, ठीक है। कैसे बोलेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, अब आपका क्वेश्चन आ सकता है सर ऑक्सीडेशन नंबर क्या है। बहुत शॉर्ट में अगर मैं बताऊं कि किसी भी एटम के ऊपर कंबाइंड स्टेट में या फ्री स्टेट में जो भी चार्ज होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, उसका ऑक्सीडेशन नंबर बोलते हैं। जैसे एक एग्जांपल से समझिए, क्या है, जैसे कॉपर है ना, कॉपर के अगर +2 है, कॉपर +2 में है और कॉपर +2 से कॉपर बन जाता है, तो कॉपर +2 में ऑक्सीडेशन नंबर कितना है कॉपर का, आप देख के बता पा रहे हैं, +2 है ऑक्सीडेशन नंबर, क्योंकि चार्ज जो है कॉपर, एक कॉपर एटम के ऊपर +2 है। अच्छा, यहाँ पे इस स्टेट में चार्ज कितना है, ऑब्वियसली आप देख रहे हैं कोई चार्ज नहीं है, मतलब 0 है, तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, +2 से 0 हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, तो हम बोल देंगे कि ये कॉपर +2 जो है उसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। किसका रिडक्शन हो रहा है, कॉपर +2 का रिडक्शन हो रहा है। समझ में आया क्या, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से भी वेरीफाई कर सकते हो। अच्छा, कॉपर +2 कॉपर में कब कन्वर्ट होगा, जब ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी रिडक्शन है। बात सारी एक ही आएंगी, ठीक है, बस कहने का फर्क अलग अलग आ जाता है। अच्छा, ऑक्सीडेशन का भी एग्जांपल देख लीजिए। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है कि जैसे जिंक है ना, जिंक का अगर मैं कहूं कि ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, 0, क्योंकि इसके ऊपर कोई चार्ज है ही नहीं। लेकिन अगर जिंक जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे और जिंक से जिंक +2 बन जाए, जिंक से जिंक +2 बनेगा, तो यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हुआ, +2 हुआ। तो 0 से +2 ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ है, और ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ हम बोलेंगे कि जिंक का क्या हो गया भाई, ऑक्सीडेशन हो गया। समझ में आ गया, क्लियर है, बहुत सिंपल है कि अगर चार्ज इंक्रीज हो रहा है, चार्ज इंक्रीज कब होगा, जब इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे तो चार्ज इंक्रीज होगा, ठीक है, तो ऑक्सीडेशन। और अगर चार्ज क्या हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है, नेगेटिव कब जाएगा, जब इलेक्ट्रॉन गेन होंगे, और गेन कब होंगे, गेन होंगे तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होगा। तो यहाँ पे दोनों ये कॉन्सेप्ट आप याद रखें, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर रिडक्शन इन ऑक्सीडेशन नंबर इज नोन एज रिडक्शन, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर इंक्रीमेंट ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर इज ऑक्सीडेशन। एग्जाम्पल समझ में आ गया। चलिए आगे बात करते हैं, अगेन अपने चैप्टर पे चलते हैं। तो ये रेडॉक्स रिएक्शन का मतलब आ गया। तो यहाँ पे देखो हो क्या रहा है, डैनियल सेल में अगर आप ध्यान से देखें, डैनियल सेल होता क्या है कि अगर एनोड जो है वो जिंक का लिया जाए, कैथोड जो है वो कॉपर का लिया जाए,
और यहाँ पे कॉपर को कॉपर सल्फेट के एक्वा सॉल्यूशन में रखा जाए और जिंक को जिंक सल्फेट के एक्वा सॉल्यूशन में रखा जाए, और इन इलेक्ट्रोड्स को, जो जिंक और कॉपर के इलेक्ट्रोड्स हैं, इनको एक वायर से कनेक्ट कर दिया जाए तो इनमें क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, और जो सॉल्यूशंस हैं उनको सॉल्ट ब्रिज से क्या कर दिया जाए, कनेक्ट कर दिया जाए। इन सभी के बारे में जो भी मैंने अभी वर्ड्स बोले हैं, इन सभी का अभी आगे जब हम गैल्वेनिक सेल के बारे में डिटेल करेंगे तो इन सभी को और एलेबोरेट करेंगे। तो आप परेशान मत होना कि सर ये क्या फटाफट बोल दिया, अभी दोबारा से आएंगे सारी की सारी चीज़ें। अगर किसी ने 11th क्लास में थोड़ा बहुत भी पढ़ रखा है तो वो कैच कर रहा होगा, और नहीं भी पढ़ रखा है तो आगे अभी आज का लेक्चर कंप्लीट होते होते आपको हर चीज़ क्लियर हो जाएगी। चलिए देखो, अब मैं बात कर रहा हूं कि इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जो है वो जब जिंक और कॉपर इलेक्ट्रोड लिए जाते हैं तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आता है वो 1.1 वोल्ट का आता है। कितना आता है? 1.1 वोल्ट का आता है, ठीक। और इलेक्ट्रिसिटी जो पास होती है, इलेक्ट्रिसिटी के या करंट की जो डायरेक्शन होती है वो कॉपर से जिंक की तरफ होती है। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन होगी वो कहाँ से होगी, जिंक से कॉपर की तरफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे होंगे। ऐसा ही है, क्योंकि जो करंट, इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रॉन्स की जो मूवमेंट का डायरेक्शन होता है वो जस्ट अपोजिट होता है। क्लियर है, समझ में आ गया यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। चलो अच्छा, ये 1.1 वोल्ट जो है वो कब होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल गैल्वेनिक सेल का, जब यहाँ पे कॉपर सल्फेट और जिंक सल्फेट जो सॉल्यूशंस हैं उनकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कितना लिया जाए, 1 m, मतलब इसका भी कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर हो और ये भी 1 मोलर ही हो। 1 मोलर का मतलब आप जानते हैं कि 1 मोल पर लीटर का सॉल्यूशन यहाँ पे इनिशियली लिया गया है। ठीक है, समझ गए। अब यहाँ पे ये 3 कंडीशन गिवन है। 3 कंडीशन क्या है कि अगर यहाँ पे जो ये डैनियल सेल है ना, डैनियल सेल का जो पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो 1.1 है, ठीक है। अब इस 1.1 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के अगेंस्ट अपोजिट डायरेक्शन में एक एक्सटर्नल सोर्स लगाया जाए, है ना। एक्सटर्नल सोर्स कैसा लगाया जाए, 3 अलग अलग कंडीशन है। एक तो क्या लगाया जाए, एक्सटर्नल सोर्स जो है उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो 1.1 वोल्ट, यानी कि डैनियल सेल का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उससे कम हो, अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है। अब आपको यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन डैनियल सेल में क्या है, कॉपर से जिंक की तरफ है। अब जो एक्सटर्नल जो सोर्स लगेगा, एक्सटर्नल जो बैटरी कह दो या फिर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो लगाएंगे वो अपोजिट डायरेक्शन में लगाएंगे। अपोजिट डायरेक्शन में मतलब क्या है कि इससे जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो गया, मैं इलेक्ट्रॉन को आप जस्ट अपोजिट करके बोल देना है ना, दोनों को बोलूंगा एक साथ तो आप भी कंफ्यूज होंगे और यहाँ पे बोलने में थोड़ा सा गड़बड़ भी हो सकता है। तो मैं एक इलेक्ट्रिक करंट को लेके चलता हूँ। इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन यहाँ पे जो डैनियल सेल में तो इस तरह से है, कॉपर से जिंक। अब जो इलेक्ट्रिक करंट, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक करंट लगाया वो जस्ट अपोजिट लगाया है, तो उसमें इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन कहाँ होगी, जिंक से कॉपर की तरफ। ये एक्सटर्नल की वजह से है। अच्छा, ये एक्सटर्नल जो है उसकी पोटेंशियल, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो कम है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन या मैग्नीट्यूड जो होगा वो कम होगा। और ये डैनियल सेल की वजह से जो इलेक्ट्रिक करंट है, ये डैनियल सेल DE लिख देता हूं मैं, ये ज़्यादा है। तो ओवरऑल अगर आप कहें तो इस सर्किट में, जो ये सर्किट बना हुआ है ये वाला, इस सर्किट में जो डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक करंट का वो किसकी तरह होगा, डैनियल सेल की तरह, क्योंकि मैग्नीट्यूड डैनियल सेल का ज़्यादा है। ओके, समझ में आ गया, पहली कंडीशन हुई। दूसरी कंडीशन, जो एक्सटर्नल जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो एग्जैक्टली इक्वल कर दिया जाए, मतलब डैनियल सेल से जो इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा था उसकी डायरेक्शन इस तरफ थी, कॉपर से जिंक की तरफ, ठीक है, वो 1.1 थी, और यहाँ से 1.1, और यहाँ से जो एक्सटर्नल लगा है वो भी एग्जैक्टली उतनी ही कैपेसिटी का लगा दिया, 1.1 का ही लगाया, और उसकी वजह से बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ इस इलेक्ट्रिक सर्किट में आप देखेंगे कि यहाँ पे कोई भी फ्लो नहीं हो रहा है, ठीक है। और थर्ड कंडीशन इसका अलग कर दिया कि एक्सटर्नल जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अप्लाई किया है वो 1.1 वोल्ट, यानी कि जो डैनियल सेल का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उससे ज़्यादा कर दिया। तो कहने का मतलब क्या है, डैनियल सेल से जो इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है वो तो ये हो रहा है ना, डैनियल सेल से, है ना, और जो एक्सटर्नल लगा है उसकी जो है वो ज़्यादा है 1.1 से, तो ये एक्सटर्नल से है, ठीक है। तो ओवरऑल क्या होगा कि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जो है वो किसके अकॉर्डिंग फ्लो होगी, इस एक्सटर्नल सोर्स की तरह फ्लो होगी। अब यहाँ पे 3 जो मैंने आपको कंडीशंस बताई हैं इनको आप रिलेट करें किससे, यहाँ पे इन सेल से। पहली कंडीशन में क्या हो रहा है कि एक्सटर्नल जो है, एक्सटर्नल
जो है वो वीक है और जो डैनियल सेल जो है वहाँ पे हो रहा है। मतलब यहाँ पे कौन सा प्रोसेस हो रहा है, यहाँ पे केमिकल एनर्जी जो है वो किस में कन्वर्ट हो रही है, ओवरऑल इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। फर्स्ट यहाँ पे केमिकल एनर्जी यानी कि जो डैनियल सेल वाला एनर्जी है, और जो इलेक्ट्रिक एनर्जी जो एक्सटर्नल सोर्स से जो हमें मिल रही है, उन दोनों वो दोनों है। और इस तरह के जो सेल्स होते हैं उनको रिवर्सिबल सेल बोलते हैं, जहां से कोई भी आउटपुट निकल के नहीं आता है। और थर्ड टाइप का जो है वहां पे क्या हो रहा है कि जो एक्सटर्नल सोर्स से इलेक्ट्रिसिटी आ रही है वो क्या कर रही है, वो डोमिनेट कर रही है जो केमिकल एनर्जी जो है डैनियल सेल की, उसके ऊपर। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है वो किस में कन्वर्ट हो रही है, एक तरह से केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। तो इस तरह का प्रोसेस जो होता है वो कहाँ होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो ये फर्स्ट जो कंडीशन है वो फर्स्ट टाइप के सेल्स का हुआ, और ये थर्ड वाला कंडीशन जो है वो सेकंड टाइप के सेल्स यानी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स के लिए हुआ। और इस तरह के जो सेल्स होते हैं इनका कोई ज़्यादा यूज नहीं होता। इस तरह की जो सेल्स होते हैं उनको हम रिवर्सिबल सेल बोलते हैं। क्लियर है, समझ में आया? चलिए, तो ये बात हुई टाइप ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के बारे में। नेक्स्ट क्लास में हम फर्स्ट टाइप के सेल्स जिनको गैल्वेनिक सेल्स बोलते हैं इनके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।